प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सकुशल संपन्न हुआ और इसी उपराष्ट्रपति के संबंध में मैं आपका करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। अब इसमें जो उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022 में संपन्न हुआ वो किस क्रम का चुनाव था? तो ये 14वां राष्ट्रपति का चुनाव क्रम था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रम कौन सा है? तो 14वां उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022। अब इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 5 जुलाई 2022 को। 5 जुलाई 2022 को। चूँकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के पास होती है, तो उसी निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। अब जब अधिसूचना जारी की गई तो इसके नामांकन की अंतिम तिथि क्या थी? तो नामांकन की इसकी अंतिम तिथि थी 19 जुलाई 2022। 19 जुलाई 2022। अब आपका आ जाता है कि जब नामांकन की अंतिम तिथि दे दी गई तो इसमें कैंडिडेट को नामांकन वापसी का भी समय दिया जाता है कि अगर चाहे कैंडिडेट तो अपना नामांकन वापस ले सकता है। तो इस नामांकन वापसी की जो तिथि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी वो की गई थी आपका 22 जुलाई 2022। 22 जुलाई 2022 को। अब जब नामांकन वापसी की तिथि समाप्त हो गई तब मतदान की तारीख निर्वाचन आयोग ने कब निर्धारित किया था? तो वो मतदान की तारीख उपराष्ट्रपति के चुनाव 2022 की मतदान की तारीख निर्धारित किया था 6 अगस्त 2022 को। तो इस तरीके से ये आपका 4 क्वेश्चन बन जाता है कि 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा कब जारी की गई? आंसर हो गया आपका 5 जुलाई 2022। नामांकन की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई और उसके बाद से वापसी की तारीख 3 दिन बाद 22 जुलाई 2022 तक निर्धारित की गई थी और इसका मतदान की तारीख 6 अगस्त 2022 को निर्धारित था, जो कि संपन्न हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि इसमें 14वें उपराष्ट्रपति 2022 के निर्वाचन में 14वें उपराष्ट्रपति 2022 के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में कौन कौन था? तो उम्मीदवार में आपका 2 इस तरीके से डाटा बना लीजिए। एक आपके थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और इनका मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कौन शामिल था? तो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में मार्गरेट अल्बा। मार्गरेट अल्बा। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो किसी न किसी पार्टी का समर्थन उसको प्राप्त होता है। तो ये जो जगदीप धनखड़ थे ये बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार थे। जो वर्तमान में आपकी पार्टी सरकार के रूप में रन कर रही है वो बीजेपी है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट किसे नियुक्त किया? तो जगदीप धनखड़ को। जबकि मार्गरेट अल्बा जो थी वो यूपीए समर्थित उम्मीदवार थी। यूपीए और ये बीजेपी, चूँकि बीजेपी भी एक तरीके से गठबंधन की सरकार बनाई है और उस गठबंधन की सरकार को एनडीए के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जबकि यूपीए का फुल फॉर्म आपका हो जाता है, ये कांग्रेस की पार्टी है और ये कांग्रेस कई पार्टियों को मिला करके गठबंधन की विपक्ष में पार्टी के रूप में बनी हुई है और इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो ये यूपीए समर्थित उम्मीदवार मार्गरेट अल्बा थी, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ थे। अब जाहिर सी बात है कि जिसका पूर्ण बहुमत होगा
वही एक तरीके से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जीतने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो उसी तरीके से चूँकि बीजेपी कई स्टेट में भी और इसके साथ साथ केंद्र में भी बहुमत के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही क्या होगा, विजयी घोषित होगा। तो इसमें विजयी के रूप में कौन घोषित किया गया, तो वो थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और ये जगदीप धनखड़ कुल मिलाकर के 528 वोट प्राप्त किए थे। कितने वोट प्राप्त किए? 528 वोट प्राप्त करके ये विजयी उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे कि अगले पेज पे क्या चीज़ है। तो अगले पेज में आपका आ जाता है इनका पॉलिटिकल कैरियर। और पॉलिटिकल कैरियर में चूँकि इन जगदीप धनखड़ का पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक कैरियर कि ये राजनीति में कैसे प्रवेश किए, तो इनका सबसे पहले जगदीप धनखड़ के बारे में जान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जगदीप धनखड़, और इस जगदीप धनखड़ का जन्म जो है वो 18 मई 1951 को हुआ था। 18 मई 1951 और 18 मई 1951 में राजस्थान के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से जब ये जन्म लिए, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि स्नातक वगैरह करने के पश्चात ये राजनीतिक कैरियर में जुड़ गए। और राजनीतिक कैरियर में जुड़ने के पश्चात ये सबसे पहले 1989-91 में आपका झुंझुनू लोकसभा से सांसद चुने गए। झुंझुनू लोकसभा से सांसद, झुंझुनू लोकसभा से सांसद के रूप में ये चुने गए। और जब ये सांसद के रूप में चुने गए तो उस समय चंद्रशेखर सिंह और आपके बीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी। उसके पश्चात 1990-91 में ये चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर सिंह पीएम के शासनकाल में ये संसदीय कार्य एवं राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। संसदीय कार्य एवं राज्य मंत्री। तो 1990-91 में ये किस पद पर थे? तो संसदीय कार्य एवं राज्य मंत्री के रूप में ये कार्यरत हुए। उसके बाद से 1993 से 98 के बीच में ये किशनगढ़, राजस्थान में एक जगह पड़ती है आपका किशनगढ़, और किशनगढ़ में ये क्या थे? तो किशनगढ़ में ये विधानसभा सदस्य भी चुने गए थे। किशनगढ़ नामक विधानसभा से ये सदस्य के रूप में चुने गए। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ हो गया जगदीप धनखड़ का जो पॉलिटिकल कैरियर है। इनका जन्म 18 मई 1951 को कहाँ पर हुआ था? तो किस राज्य में? तो राजस्थान में हुआ था। उसके बाद से दूसरा ये कि 1989 और 91 से ये झुंझुनू लोकसभा के क्या हुए? सदस्य निर्वाचित किए गए। और जब लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तब जाकर के चंद्रशेखर सिंह के शासनकाल में ये 1990-91 में संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहे, जो कैबिनेट मंत्रालय की श्रेणी में शामिल था। उसके बाद से 1993 से लेकर के 1998 के बीच में ये किशनगढ़, राजस्थान की एक विधानसभा सीट है और वो सीट का नाम है किशनगढ़, और उस किशनगढ़ से ये विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। उसके पश्चात ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत रहे। और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जो कार्यरत रहे, ये 30 जुलाई 2019 से लेकर के 17 जुलाई 2022 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत रहे। तो अगर आप एक पॉइंट और बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ा सकते हैं राज्यपाल। और ये राज्यपाल किस स्टेट के रहे, इस पे ज़्यादा फोकस देना है, समय को लेकर के ज़्यादा नहीं बनना है। तो ये राज्यपाल कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के।
तो इस तरीके से इस पेज के आपके सारे क्वेश्चन पुटअप हो गए। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगला पेज है आपका इनकी निर्वाचन प्रणाली। अब चूँकि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, और ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो है आर्टिकल 66 में दी गई है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दी गई है। और ये जो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत जो इनकी निर्वाचन प्रणाली है, इसके अंतर्गत कौन कौन लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो संसद के दोनों सदन में आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों के क्या सदस्य। अब जब दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं तो क्या इसमें निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ, क्योंकि यहाँ शब्द क्या आया है? शब्द ये आया है कि दोनों सदनों के सदस्य। अगर यहीं पे शब्द आ जाता कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। जैसा कि आप राष्ट्रपति वाले में जो हमने चढ़ाया हुआ है द्रौपदी मुर्मू के बारे में, उस द्रौपदी मुर्मू वाले टॉपिक में हमने निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की बताया है। अब उसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों एल यानी कि लोकसभा, आर यानी कि राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों शामिल हो जाएंगे, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 66 में दिया गया है। अब इनका निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो इनके निर्वाचन की जो रीति है वो ये है कि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, एक शब्द आता है अप्रत्यक्ष रूप से, उसके बाद से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व दूसरा पॉइंट में आपका हो गया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। तीसरा पॉइंट आपका कौन सा हो गया? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर अगर ये तीनों शब्दों के बारे में आपको देखना है, तो इन तीनों शब्दों को मैंने एक तरीके से एक्सप्लेनेशन राष्ट्रपति वाले चैप्टर में किया हुआ है, और उसमें तीनों का शाब्दिक अर्थ हमने बताया है कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, और एकल संक्रमणीय पद्धति का क्या अर्थ होता है। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको जानना है तो आप हमारा राष्ट्रपति वाला वीडियो खोल करके उसमें देख सकते हैं। उसमें निर्वाचन प्रणाली दी गई है। क्योंकि दोनों की जो निर्वाचन रीति है, चाहे राष्ट्रपति का चाहे उपराष्ट्रपति का, दोनों की निर्वाचन रीति सेम है। राष्ट्रपति वाले में भी ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, और उपराष्ट्रपति में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग आर्टिकल 66 में किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया गया है, और इनका जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपका अब निर्वाचन प्रणाली भी हो गया। इसके साथ साथ आप बाकी चीज़, इसका पॉलिटिकल कैरियर भी आप लोगों ने देख लिया, और ये जो हैं जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये सारा चीज़ हमने इनके कैरियर के बारे में बता दिया। और यही फ़ोटो के रूप में अगर पहचानना चाहते हैं तो यही जगदीप धनखड़ हैं, और इनके खिलाफ जो यूपीए समर्थित उम्मीदवार थी वो मार्गरेट अल्वा, जिसमें वोट का भी हमने जिक्र कर दिया है कि इन्होंने 528 वोट प्राप्त किया, और उसमें 528 वोट और जगदीप धनखड़ द्वारा प्राप्त किया गया, जबकि मार्गरेट अल्वा के द्वारा कुल मिलाकर के 127 या 28 वोट
प्राप्त किया गया था। 182 वोट, 182 वोट इनके द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें से कि कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी? 710। अब 710 में जीत के लिए कितना ज़रूरी था? तो 356, और बाकी आपके जो भी वोट पड़े उसमें से 15 वोट क्या किए गए? रद्द किए गए। तो इस तरीके से आपका इनका वोट है 182 और इनके द्वारा जो अर्जित वोट है वो 528 वोट। तो इस तरीके से भारत का जो 14वां उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होंगे वो आपके जगदीप धनखड़ होंगे, जो कि शपथ ग्रहण 11 अगस्त 2022 को धारण करेंगे। इनके द्वारा शपथ जो है 11 अगस्त 2022। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये भी जान लीजिए। तो 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अब बाकी आगे जो भी करंट अफेयर्स आएगा मैं उसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए थैंक यू सो मच।